हाँ बच्चों, अभी हमने रोलिंग मोशन या कंबाइन मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया। अब हम रोलिंग या कंबाइन मोशन के लिए वर्क और एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। लेकिन वर्क और एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा हो या कंबाइन मोशन कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देख लेते हैं एक बार, है ना? तो चलो उसके लिए बहुत नॉर्मल केस ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि जमीन के ऊपर कोई भी सिलेंडर रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब कंबाइन मोशन कर रहा है। इसकी लीनियर वेलोसिटी को सही शब्दों में वी सेंटर मास बोलते हैं और सेंटर मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं और इस बार ये ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग भी कर सकता है या फिर इम्परफेक्ट रोलिंग भी कर सकता है। बस ये ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब कंबाइन मोशन कर रहा है। बस रोलिंग कर रहे इस ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। ये तुम बताओ कि पूरे रोलिंग मोशन को स्टडी करने का एक ही कंसेप्ट बताया था कि लीनियर मोशन को बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं और रोटेशन मोशन को बिल्कुल अलग स्टडी करते हैं। बस इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तब भी वही कंसेप्ट कि लीनियर मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी अलग देखेंगे और रोटेशन मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी अलग देखेंगे। तो तुम आराम से बताओ कि इस ऑब्जेक्ट की लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी है ना? इसकी लीनियर मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी सेंट्रोमास स्क्वायर, और सेंट्रोमास के अबाउट साथ में रोटेट भी कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सेंट्रोमास स्क्वायर प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इसको, है ना, इसको इंसानी शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं। बताओ, अगर ये सिलेंडर ओनली लीनियर मोशन करता तब तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती, और अगर लीनियर मोशन नहीं करता, सेंट्रोमास के अबाउट केवल रोटेट या स्पिन करता, तो काइनेटिक एनर्जी केवल हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर होती। लेकिन इस बार ये लीनियर मोशन भी कर रहा है एज वेल एज रोटेशन मोशन भी कर रहा है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी लीनियर मोशन के कारण हाफ एम वी सेंट्रोमास स्क्वायर और रोटेशन मोशन के कारण हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इसमें ये जो हाफ वे, इसमें हाफ एम वी सेंट्रोमास स्क्वायर वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको सिंपल शब्दों में लीनियर काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको सिंपल शब्दों में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखना कि अपने सिंपल इंसानी शब्दों में ये जो पहली टर्म होती है उसको लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हम इसी दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन तुम चाहो तो इसको खतरनाक किताबी शब्दों में भी बोल सकते हो। तो देखो किताबी शब्दों में ये जो हाफ एम वी सेंट्रोमास स्क्वायर वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रोमास, और ये हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको खतरनाक शब्दों में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोमास। बस ध्यान रखना कि हम तो सिंपल शब्दों में ही बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंबाइन मोशन कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर। बाकी खतरनाक किताबी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बात तो वही हो गई ना? तो तुम्हारे किसी दोस्त को डराना हो तो इन शब्दों में बता देना। एक और चीज ध्यान रखना कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर देगी ना, तो ध्यान रखना कि टोटल काइनेटिक एनर्जी परफेक्ट रोलिंग कराओ तब भी वैलिड है और इम्परफेक्ट रोलिंग कराओ तब भी वैलिड है। हाँ बच्चों, इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि देखो इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और आर रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। ये ग्राउंड की फिक्स सरफेस के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, और हमको पता है कि परफेक्ट रोलिंग करेगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी को सही शब्दों में वी सेंट्रोमास बोलते हैं, लेकिन वो वी दे रखी है और साथ में सेंट्रोमास के अबाउट रोटेट भी करेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं। और इस बार बिल्कुल फिक्स सरफेस के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, इसलिए रिलेशन वी सेंट्रोमास इक्वल टू ओमेगा आर की जगह वी इक्वल टू ओमेगा आर ये होगा। देखना
बस सबसे पहले पूछा है कि रोलिंग कर रहे स्फीयर की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो पूछा है। और सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन लीनियर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन मतलब कितना भाग रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। वही हमको दे रखा है कि ये स्फीयर फिक्स सरफेस के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है और हमको पता है कि परफेक्ट रोलिंग करेगा तो रिलेशन v सेंट्रो मास की जगह v इक्वल टू ओमेगा। इसकी सबसे पहले हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ ये स्फीयर रोलिंग मोशन कर रहा है मतलब कंबाइन मोशन कर रहा है और रटा हुआ है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग या कंबाइन मोशन करे तो इसकी एक तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ एम वी सेंट्रो मास स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर। इसको खतरनाक शब्दों में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रोमास और इसको खतरनाक शब्दों में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोमास बोलते हैं। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, है ना? ये भी हमको पता है कि इस बार इसकी लीनियर वेलोसिटी को सही शब्दों में तो v सेंट्रोमास बोलते हैं लेकिन इस बार v बोल रखा है तो v सेंट्रोमास की जगह v लिख सकते हैं। और दूसरा बताओ फिक्स सरफेस के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा आर है तो ओमेगा को हम v ओपन आर तो ओमेगा स्क्वायर को v ओपन आर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो बस टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए बिल्कुल सीधे साधे बच्चों टाइप से ऐड कर सकती हो कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी सेंट्रोमास स्क्वायर की जगह v स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सेंट्रोमास तो होता सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर की जगह v ओपन r का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक टोटल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास 7/10 mv स्क्वायर आ जाएगी। तो इससे तुम कर सकती हो, ठीक है? तो ध्यान रखना कि टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए इस टाइप से कर सकते हैं लेकिन याद रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को निकालने का एक फास्ट तरीका होता है ना? ध्यान रखना एक इम्परफेक्ट रोलिंग नहीं, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करने का भी एक फास्ट तरीका होता है ना? इस बार परफेक्ट रोलिंग कर रहा है ना तो इन दोनों को ऐड करने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है कि देखो इन दोनों को ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं ना? तो उसके लिए क्या करते हैं कि इन दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इधर तो कितना बचेगा 1 और इधर कितना बचेगा आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर ये बचेगा। बस अब आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो। तो हमको पता है ये बिल्कुल है ना सॉलिड स्फीयर है और हमको पता है कि सॉलिड स्फीयर का आई सेंट्रोमास 2/5 mr स्क्वायर होता है। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर 2/5 हो गया। 2/5 प्लस 1 करेंगे तो 7/5 इंटू हाफ करेंगे तो 7/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 7/10 mv स्क्वायर। तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन कभी भी परफेक्ट रोलिंग हो तो इसको ऐड करने का फास्ट तरीका ये होता है, इस तरीके से करेंगे। तो ये पहला पार्ट तो कर लिया। अब देखो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में पूछा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन मतलब कितना भाग लीनियर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा। बस तुम बताओ कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन लीनियर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा ये पूछा है। मतलब इनडायरेक्ट इन्होंने पूछा है कि इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ही पूछा है। फ्रैक्शन का ही मतलब होता है ना वही कि कितना फ्रैक्शन लीनियर की फॉर्म में होगा मतलब इनडायरेक्टली हमको लीनियर काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ही पूछा है। तो हमको पता है कि इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होती है हाफ एम वी सेंट्रोमा स्क्वायर की जगह हाफ एम वी स्क्वायर अपन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 7/10 mv स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 5/7। मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का 5/7 इतना फ्रैक्शन लीनियर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा तो होता रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कितना फ्रैक्शन होगा 1 माइनस 5/7 मतलब 2/7 फ्रैक्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा। बाकी तुम चाहो तो गधों टाइप से निकाल भी सकते हो कि टोटल काइनेट है ना निकाल भी सकते हो कि
टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा, ये पूछा है। मतलब इनडायरेक्ट इस बार हमको इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओपन टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो बताओ इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, हाफ सॉलिड स्फीयर है इससे आई सेंट्रोमास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा को v ओपन r का स्क्वायर लिख सकते हैं। अपन टोटल काइनेटिक एनर्जी 7/10 mv स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा 1/5 mv स्क्वायर, अपन इधर 7/10 mv स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/7। ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन लीनियर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में था 5/7, तो कितना फ्रैक्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा तो 1 - 5/7 मतलब 2/7 से डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी सॉल्व करके भी किया जा सकता है। हाँ बच्चों, रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकालना देख लिया, तो अब हम रोलिंग या कंबाइन मोशन में वर्क और एनर्जी पे भी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसको पहले हम बहुत डिटेल में करना पड़ रहा था, आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना। देखो इस बार हमको इस बार हमको दे रखा है कि थीटा एंगल का कोई ऐसा इंक्लाइन प्लेन है। चलो इस इंक्लाइन प्लेन की वर्टिकल हाइट h है, बिल्कुल फिक्स है और सरफेस सफिशिएंट रफ है। अब देखो इसके हाईएस्ट पॉइंट से है ना, इसके हाईएस्ट पॉइंट से m मास और r रेडियस का कोई छोटा सा सॉलिड सिलेंडर को छोड़ दिया है, रेस्ट से रिलीज किया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो होगी, है ना। और हमको हमको दे रखा है कि इस इंक्लाइन और सिलेंडर के बीच की सरफेस सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब छोड़ने पर ये सिलेंडर हमेशा परफेक्ट रोलिंग करता है। तो हमको पता है कि छोड़ेंगे तो सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करता हुआ नीचे की ओर जाएगा। तो बस हमको पूछा है कि जब ये सिलेंडर लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी, एंगुलर स्पीड कितनी होगी, ये सब देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। वही इस इंक्लाइन के हाईएस्ट पॉइंट से किसी सिलेंडर को रेस्ट से रिलीज किया, मतलब इनिशियली वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी, छोड़ेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग करता हुआ नीचे आएगा। जब लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी v, सही शब्दों में तो इसको v सेंट्रोमास बोलते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में मान लेते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, इससे रिलेशन इस बार भी v इक्वल टू ओमेगा यही होगा। ठीक है, तो बस लोएस्ट पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो तुम याद करके बताओ कि पिछली क्लास में तो इसको हमने डिटेल में किया था, है ना, वही न्यूटन्स लॉ लगा करके इसका एक्सेलरेशन निकाला था, और फिर यहाँ से यहाँ तक v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से किया था, तो आंसर आ गया था, लेकिन बहुत लेंदी हो गया था। तो अब हम इसको स्मार्टली कर सकते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि चलो सिलेंडर की जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको इनिशियल, और जब लोएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया इसको फाइनल। तो तुम देखते ही बताओ कि इनिशियल से फाइनल के बीच हम क्या लगा सकते हैं, बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि एक तो इस सिलेंडर को छोड़ दिया है, मतलब सिलेंडर बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, कोई पकड़ करके तो नहीं ले जा रहा है ना। तो एक तो सिलेंडर को छोड़ दिया है, मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, और दूसरा इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है। बताओ फ्रिक्शन तो लगेगा, पढ़ा था हमने कि परफेक्ट रोलिंग के केस में फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन हमको पता है कि परफेक्ट रोलिंग कर रहा है इसलिए वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन एनर्जी में कोई लॉस नहीं करता है। तो बस हम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि एक तो इस सिलेंडर को छोड़ दिया, मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, और दूसरा उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा कोई चोर या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो बस इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हम सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना। और गधों टाइप से बहुत डिटेल में लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में ही लगा सकते हैं कि बताए सिलेंडर ओवरऑल नीचे आ रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और बदले में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो बस एनर्जी कंजर्व, है ना, इनिशियल से फाइनल तक डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो तुम खुद बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर वर्टिकली h जितना नीचे गया है, बस
वर्टिकली एच जितना नीचे गया है तो इसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो mgh इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो तुम खुद बताओ कि वैसे तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल होती है, लेकिन बताओ इसको रेस्ट से रिलीज किया है, इनिशियली वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस आराम से बताओ कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन देखो इस बार ये सिलेंडर कंबाइन मोशन कर रहा है, मतलब रोलिंग मोशन कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लीनियर भी होगी और रोटेशन भी होगी। तो फाइनली लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी सेंट्रोमा स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सेंट्रोमास इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सेंट्रोमास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। बताओ फाइनली इसकी जो स्पीड है उसको वी सेंट्रोमास की जगह हमने वी बोला है ना, तो वी सेंट्रोमास की जगह सिंपल शब्दों में वी। और बताओ परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, v ओपन आर। तो ओमेगा के स्क्वायर को v ओपन आर का स्क्वायर बोल सकते हैं। बस लिख देता हूँ यार, ये बताओ है ना, बताओ इसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो mgh और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर। और मैंने तुमको है ना, मैंने तुमको यही चमका कर बताया था कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे, है ना, कभी कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे तो हाफ mv स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व करने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, है ना, बताया था कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों टर्म में हाफ mv स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। हाफ mv स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो पहली टर्म में तो बचेगा 1 और दूसरी टर्म में क्या बचेगा, आई सेंट्रोमास प्लस mr स्क्वायर। है तो ये ध्यान रखना कि हाफ mv स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे तो इधर तो 1 प्लस इधर आई सेंट्रोमास अपन आर स्क्वायर। और m नहीं था फिर भी जबरदस्ती कॉमन लिया है तो आपको कैंसिल करने के लिए नीचे m भी लेना होगा, तो इतना आता होगा a प्लस बी में a को जबरदस्ती कॉमन ले ले तो 1 प्लस बी बाई आता है। वैसे इसमें हाफ mv स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो इधर 1 प्लस इधर आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर। वैसे तो सॉलिड सिलेंडर है तो इसके लिए आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर हाफ होता है, लेकिन अभी हम वैल्यू नहीं रखते हैं क्योंकि हमको ऐसा जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है जो सिलेंडर स्फीयर होलोस्फीयर सभी के लिए वैलिड हो, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो तुमको फाइनल स्पीड निकालनी है तो इन नमूनों को उधर ट्रांसफर कर दे। चलो इतना तुम देखते ही बताओ कि सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो इन सारे नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, √2gh ओपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास ओपन mr स्क्वायर इतना आ जाएगा, है ना। और बताओ जो फाइनल वेलोसिटी है उसको सही शब्दों में फाइनल लीनियर वेलोसिटी मतलब v सेंट्रोमास बोल सकते हैं। बस क्लियरली बोल सकते हैं कि जब ये सिलेंडर लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी, √2gh ओपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास ओपन mr स्क्वायर। देखो तुमको याद होगा कि पिछली क्लास में इसको हमने न्यूटन्स लॉ से किया था, थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाई थी तब भी ये आया था, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये चीजें बार बार पूछी जाती हैं तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसको थोड़ा सा रिजल्ट की फॉर्म में भी ध्यान में रख सकते हो, है। तो आगे आगे इसको ऐसे याद रखना है कि होता हाईएस्ट पॉइंट से सिलेंडर को रिलीज किया था और सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती, मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर फिसलता हुआ एज जितना नीचे आता, तब तो वेलोसिटी कितनी पैदा होती है, √2gh। वर्क पावर एनर्जी में बताया था इनिशियल वेलोसिटी 0 और बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर फिसलता हुआ एज जितना नीचे आता तब तो वेलोसिटी √2gh होती, लेकिन इस बार परफेक्ट रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है तो इस बार इसकी फाइनल स्पीड √2gh तो होगी, लेकिन अपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर ये भी आ जाएगा। तो सब तो तुम वैल्यू रख सकते हो, है ना। तो तुम बताओ इस बार जो नमूना है वो सॉलिड सिलेंडर है और हमको बताया कि सॉलिड सिलेंडर के लिए आई सेंट्रोमास mr स्क्वायर बाय 2 होता है। mr स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर हाफ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना।
इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल इसकी लीनियर स्पीड है ना, सॉल्व करोगे तो फाइनल लीनियर स्पीड कितनी आएगी, √2gh ओपन 1 + 1/2 3/2, तो कितना आ जाएगा √4gh ओपन 3, इस तरह से निकाल सकते हैं। बस फाइनली लीनियर स्पीड आ गई तो फाइनली एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं। परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, v इक्वल टू ओमेगा आर है तो ओमेगा कितना होगा, v सेंटर मास अपन आर, तो इसमें r का डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। ठीक, चलो इसमें एक और चीज देखना है यार, है ना, तुम खुद बताओ, इस बार इसको रेस्ट से रिलीज किया था, मतलब शुरू में शुरू में इसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो थी, तब तो वर्टिकली h जितना रोल करता हो नीचे है तो वेलोसिटी √2gh ओपन 1 प्लस आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर होती है। लेकिन जी एडवांस 2015 में एक क्वेश्चन है ना, 2015 के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। उसमें क्या था, इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने u दी थी और शुरू में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दी थी, और ऐसी दी थी ताकि शुरू में भी परफेक्ट रोलिंग कर रहा था, u इक्वल टू ओमेगा नॉट आर ऐसे कर रहा था। अब छोड़ा है तो परफेक्ट रोलिंग करता हूँ नीचे आएगा। अब इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी वो देखना है। ये तो मूर्ख लोग क्या करते हो सुन लेना, मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि वर्क और एनर्जी में पढ़ा था कि स्मूथ सरफेस हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है √2gh, और इनिशियल वेलोसिटी अगर u हो तो फिर यहाँ वेलोसिटी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh होती है। तो वैसे ही रोल करता हूँ नीचे आ रहा है तो इसकी फाइनल स्पीड रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh ओपन 1 प्लस आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर ये लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है ना। अगर ढंग से सॉल्व करोगे तो u स्क्वायर इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, है ना, ध्यान रखना। फिर तुम ढंग से सॉल्व करोगे तो ये u स्क्वायर उधर नहीं आएगा, एक्चुअली ये आंसर आएगा रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh ओपन 1 प्लस आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर ये आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसको चाहो तो फटाफट डिराइव भी कर सकते हो कि बता इनिशियल वेलोसिटी u हो तब भी वही डिक्रीज इन पोटेंशियल जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल जी तो mgh ही होगी, लेकिन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो k फाइनल तो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस k इनिशियल हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। और उसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर अपने पास है ना, इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो इस बार इसकी फाइनल स्पीड आएगी रूट ऑफ u स्क्वायर इधर रहेगा, u स्क्वायर प्लस 2gh ओपन 1 प्लस आई सेंटर मास ओपन mr स्क्वायर, तो u स्क्वायर जो तुम इसके साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इधर आएगा। ये तो इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आता है, तो तुम बताओ कि सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है ना, और है ना, और हमने पिछली क्लास में है ना, पिछली क्लास मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन पर अगर परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो तो इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो हमेशा अप द इंक्लाइन होता है। बताया था ना, इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग करा हो तो इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन जरूर लगेगा जो अप द इंक्लाइन होता है, जिसकी वैल्यू mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास होती है। तो तुम बताओ कि परफेक्ट रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है ना, तो इस ड्यूरिंग इस सिलेंडर पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फिर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, तो बताओ सही किया है गलत, सही किया है, तो तुम खुद बताओ, है ना, खुद बताओ कि इस है ना इंक्लाइन वाले परफेक्ट रोलिंग के केस में इस सिलेंडर पर फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन लकीली ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये ध्यान रखना। इस सिलेंडर पर फ्रिक्शन जरूर लगेगा, लेकिन लकीली ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। और वर्क पावर है ना, वर्क और एनर्जी में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो ईमानदार होता है, ये एनर्जी में कोई लॉस नहीं करता है, इसलिए इस बार भी बिंदास एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना, इस पर फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और हमने वर्क और एनर्जी में पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोई एनर्जी में लॉस नहीं करता है, मतलब कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है ना। इसको चाहो तो है ना, इसको चाहो तो एक बार मूर्खों टाइप से डिटेल में भी देख सकती हो। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा, उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की पावर सप्लाइड कितनी होगी वो देखना है ना। तो मैंने
चमका कर बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की पावर सप्लाइड कितनी होगी, F इंटू वी। तो F की जगह तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू वी क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन है ना, लेकिन हमको अच्छे पता है कि कभी कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होती है। ये तो मैंने बताया था कि कभी कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे तो स्लाइडिंग को रोकने के लिए इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होती है। तुम बताओ कि भले ही सिलेंडर मूव कर रहा है लेकिन परफेक्ट रोलिंग कर रहे से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की पावर सप्लाइड भी 0 होगी। तो ये ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन की पावर सप्लाइड F इंटू वी, तो F की जगह तो स्टैटिक फ्रिक्शन और V होगा स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन पता है कि कभी कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होती है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की पावर सप्लाइड भी 0 और पावर लॉस भी 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन द्वारा लॉस की गई पावर 0 होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन भी 0 होगा। तुम बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की यहाँ भी पावर 0, यहाँ भी पावर 0, सब जगह पावर 0 की 0 ही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन भी 0 होगा। और वर्क डन 0 होगा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोई एनर्जी सप्लाई भी नहीं करेगा और एनर्जी लॉस भी नहीं करेगा, तो हम बिंदास एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अभी तो गधों टाइप से एक्सप्लेन किया, लेकिन आगे ऑब्जेक्टिवली आना चाहिए कि ड्यूरिंग है ना, इस ड्यूरिंग फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन एनर्जी में कोई लॉस नहीं करता है, इसलिए हम बिंदास एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब देखो, अब है ना, कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एनर्जी में तो कोई लॉस नहीं करता है तो फिर क्या काम करता है। तो हमको अच्छे पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ईमानदार होता है, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन एनर्जी में तो कोई लॉस नहीं करेगा, बस एक ही काम करेगा कि कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी को रोटेशन काइनेटिक एनर्जी या स्पिन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। है ना, तुम खुद बताओ, एक मिनट तुम खुद बताओ कि बताओ अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है ना, बताओ इंक्लाइन की सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती और ये सिलेंडर बिल्कुल फिसलता हुआ नीचे आता, है ना, इंक्लाइन की सरफेस स्मूथ होती है और सिलेंडर स्मूथली फिसलता हुआ नीचे आता, तब तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी पूरी पूरी लीनियर काइनेटिक एनर्जी में मतलब हाफ एम वी स्क्वायर में भी जाती। लेकिन इस बार सरफेस सफिशिएंट रफ है तो तब पीछे की स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी को रोटेशन या स्पिन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने लिख दिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोई एनर्जी में लॉस नहीं करता, बस ये तो एक ही काम करता है कि कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी को रोटेशन या स्पिन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बस। अब आगे, है ना, अब आगे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, तुम मान के चलना कि कभी भी ऐसा परफेक्ट रोलिंग का क्वेश्चन हो तो बिंदास एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन तुम बताओ कि इसी क्वेश्चन में अगर इम्परफेक्ट रोलिंग होती, मतलब ये सिलेंडर रोल करते करते स्लाइड भी करता, तो फिर इस पर फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं काइनेटिक लगता, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो नाम से ही बदनाम है, चोर है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव है, वो फिर एनर्जी में लॉस करता, तो तब फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे। तब फिर हमको एनर्जी कंजर्वेशन का छोटा भाई मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने रोलिंग मोशन में वर्क और एनर्जी पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, इसको देख लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कैपिटल आर रेडियस की कोई ऐसी हेमिस्फेरिकल सरफेस है और हमको दे रखा है कि हेमिस्फेरिकल सरफेस बिल्कुल फिक्स है और इसकी सरफेस सफिशिएंट रफ है। तो देखो इसके हाईएस्ट पॉइंट से, है ना, इस सरफेस के हाईएस्ट पॉइंट से हम एम मास और आर रेडियस का कोई छोटी सी होलोस्फेरिकल बॉल है और इसको हाईएस्ट पॉइंट से हम रिलीज कर रहे हैं। तो रिलीज कर रहे हैं मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और एंगुलर वेलोसिटी भी 0, और अब इसको छोड़ दिया है ना। और हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है कि इस हेमिस्फेरिकल और इस स्फेरिकल बॉल के बीच की जो सरफेस है वो सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि बॉल स्लाइड बिल्कुल नहीं कर रही, मतलब बॉल हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रही है। सरफेस सफिशिएंट रफ है ताकि बॉल हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रही है। बताओ छोड़ेंगे तो बॉल परफेक्ट रोलिंग करती हुई नीचे जाएगी,
तो सबसे पहले हमको पूछा है कि बॉल जब लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तब इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी वो देखना है। और सेकेंड पार्ट में पूछा है कि लोएस्ट पॉइंट पर बॉल के कारण इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। तो चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना। तो हाईएस्ट पॉइंट से बॉल को छोड़ा है, बॉल परफेक्ट रोलिंग करती हुई नीचे आ रही है। तो सबसे पहले बॉल जब लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तब इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो चलो मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर बॉल की लीनियर स्पीड v सेंट्रोमास है। और तुम बताओ कि बॉल परफेक्ट रोलिंग कर रही है ना, बॉल हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रही है, तो लोएस्ट पॉइंट पर भी इसकी दोनों वेलोसिटीज होंगी। तो चलो लोएस्ट पॉइंट पर बॉल की लीनियर वेलोसिटी को तो हम v सेंट्रोमास बोल देते हैं और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और बताओ बॉल बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रही है, इससे रिलेशन क्या होगा, v सेंट्रोमास इक्वल टू ओमेगा ये होगा। बस लोएस्ट पॉइंट पर इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि एक तो इस बॉल को छोड़ दिया है, एक तो बॉल को छोड़ दिया तो बॉल फ्रीली मूव कर रही है, और दूसरा इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। तुम बताओ कि बॉल परफेक्ट रोलिंग कर रही है मतलब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना, पहले ही बताया था कि बताओ बॉल परफेक्ट रोलिंग कर रही है तो उस पर फ्रिक्शन तो लगेगा लेकिन वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और हमको अच्छे पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एनर्जी में कोई लॉस नहीं करता है, तो इस बार एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है ना। तो इसको इनिशियल और इस स्टेट को फाइनल, तो वैसे तो इनिशियल से फाइनल के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, या तो बॉल फ्रीली मूव कर रही है और काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा चोर या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम सिंपली इनिशियल से फाइनल के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, है ना, बिल्कुल सिंपल टाइप से डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि बताओ लकीली बॉल को रेस्ट से रिलीज किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग करती नीचे आ रही है, तो बताओ यहाँ से अब तक वर्टिकली आर जितना नीचे आ रही है ना। तो मैंने क्लास में बताया था, है ना, पिछली क्लास में याद भी करवाया था कि बताओ अगर ये स्मूथली फिसलती एज जितना नीचे आती तब तो इसकी वेलोसिटी √2gh होती, लेकिन परफेक्ट रोलिंग करती एज जितना नीचे आ रही है तो बताओ इस बार इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gh ओपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास ओपन mr² ही होगी। बाकी तुमको पता होगा कि अगर तुम एनर्जी कंजर्वेशन से निकालो तब भी वही आंसर आएगा कि यहाँ से तक बॉल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही आंसर आता है। लेकिन बार बार क्यों फालतू करें, हमको डायरेक्ट पता है कि बॉल को छोड़ दिया है ना, बॉल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और फ्रीली परफेक्ट रोलिंग करती हुई नीचे आ रही है, तो यहाँ से तक वर्टिकली आर जितनी नीचे आ रही है, तो है ना, वर्टिकली आर जितनी नीचे आ रही है और परफेक्ट रोलिंग करती हुई नीचे आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी पैदा होगी, सिंपली √2gh ओपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास ओपन mr²। इसमें एच तो क्या होता है, बॉल वर्टिकली कितना नीचे आई है, तो बॉल वर्टिकली कितना नीचे आई है आर जितनी, और आई सेंट्रोमास ओपन mr² भी तुम निकाल सकते हो। तुम बताओ कि ये, तुम बताओ कि छोटी सी होलोस्फेरिकल बॉल है और हमको अच्छे पता है कि होलोस्फेरिकल बॉल के लिए आई सेंटर मास 2/3 mr² होता है, तो mr² को उधर ट्रांसफर करोगे तो आई सेंटर मास अपन mr² 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बता लोएस्ट पॉइंट पर बॉल की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। एच तो क्या है, बॉल वर्टिकली कितना नीचे आ रही है आर अपन 1 प्लस होलोस्फेरिकल बॉल है तो आई सेंट्रोमास अपन mr² 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी √2gh ओपन, इनको ऐड करेंगे तो 5/3, तो √6gh/5। तो लिख देता हूँ कि लोएस्ट पॉइंट पर बॉल की लीनियर वेलोसिटी कितनी पैदा हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो √6gr/5 इतनी लीनियर वेलोसिटी पैदा हो जाएगी। चलो एंगुलर वेलोसिटी भी देख सकते हो, तो तुमको अच्छे पता है कि बॉल बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रही है, तो लोएस्ट पॉइंट पर भी v सेंट्रोमास इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v सेंट्रोमास ओपन r होगा, तो 1 ओपन r इंटू √6gr/5 बस लोएस्ट पॉइंट पर बॉल की लीनियर स्पीड तो इतनी होगी और एंगुलर स्पीड इतनी।
हाँ बच्चों, ठीक है ना। तो बस लोएस्ट पॉइंट पर इसकी लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड आ गई। मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि लोएस्ट पॉइंट पर बॉल के कारण इस सरफेस पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि ऐसे क्वेश्चन हमने सर्कुलर मोशन में किए थे ना, है ना, सर्कुलर मोशन में किए थे, तो हमको अच्छे बताए, ठीक है ना, कि लोएस्ट पॉइंट पर बॉल के कारण सरफेस पर प्रेसिंग फोर्स निकालना है। तो उसका वही तरीका है कि हम सिंपली इस रोटेटिंग बॉल, है ना, वही तरीका कि हम सिंपली इस रोटेटिंग बॉल से देखेंगे, मतलब कोई बॉल की रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे, और है ना, वही पुराना तरीका कि बॉल की रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे, और रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर बॉल पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो आराम से बताओ कि रोटेटिंग फ्रेम से देखें तो बताओ बॉल पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे। एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg, और कौन सा फोर्स बताओ, बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। अब यहाँ कंफ्यूजन आता है कि वही कि रोटेटिंग फ्रेम से देखें तो बॉल पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg और बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बस मेन कंफ्यूजन ये आता है कि इस बार ये बॉल कंबाइन मोशन कर रही है, मतलब रोलिंग मोशन कर रही है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकाले वो देखना है ना। तो देखो, ये चीज मैंने, है ना, ये चीज मैंने सर्कुलर मोशन में ही बताई थी। तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट भले ही रोलिंग मोशन कर रहा हो, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो तो केवल उसके सेंट्रोमास पे डिपेंड करता है, उसके स्पिन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है ना। अच्छे ध्यान रखना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, है ना, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉल रोलिंग मोशन कर रही हो, तो ध्यान रखना कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो केवल इसके सेंट्रोमास के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बाकी उसके रोटेशन या स्पिन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो तुम खुद बताओ कि बता इसका एंगुलर वेलोसिटी, है ना, इस बॉल की एंगुलर वेलोसिटी या स्पिन भले ही कितना भी हो, लेकिन इस बॉल का सेंट्रोमास तो आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है ना। वही स्पिन कितना भी हो, लेकिन बॉल का सेंट्रोमास तो आर रेडियस के इस वाले सर्किल में घूम रहा है, तो इसका सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फेंकने वाला फील होगा, और कितना होगा, एम वी सेंट्रोमास स्क्वायर ओपन आर, है ना। तो ये ध्यान रखना कि कभी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्पिन से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल सेंट्रोमास पे डिपेंड करेगा। तो स्पिन कितना भी हो, लेकिन इसका सेंट्रोमास इस वाले वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, इसका सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फील होगा, और कितना होगा, एम वी स्क्वायर की जगह वी सेंट्रोमास स्क्वायर ओपन आर, इतना होगा। बस अब तो कोई अनपढ़ भी बता सकता है कि बता एम जी नीचे की ओर ये भी सरफेस को दबाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की ओर ये भी सरफेस को दबाएगा। तो बता लोएस्ट पॉइंट पर ये बॉल इस स्फेरिकल सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगी, mg प्लस एम वी सेंट्रोमास स्क्वायर अपन आर। तो लोएस्ट पॉइंट पर बॉल के कारण सरफेस पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स भी mg प्लस एम वी स्क्वायर अपन आर इतना होगा। इसमें वी सेंट्रोमास की वैल्यू रख सकते हो। होता लोएस्ट पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी रूट 6 जी आर बाय 5, तो वी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब 6 जी आर बाय 5। तो होता आर से आर कैंसिल हो गया, तो लोएस्ट पॉइंट पर प्रेसिंग फोर्स कितना आ जाएगा, ये तो mg और ये 6 mg बाय 5, इसको ऐड करेंगे तो 11 mg बाय 5 प्लस लोएस्ट पॉइंट पर बॉल के कारण सरफेस पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स 11 mg बाय 5, ये आ गया। फिर बच्चों तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि लीनियर मोशन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन रोलिंग मोशन में भी पूछे जा सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन में किया था ना, मान के चलना कि लीनियर मोशन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्या हो रहा है ना, लीनियर मोशन में जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे के सारे क्वेश्चन हमको रोलिंग मोशन में भी पूछे आ सकते हैं। तो बिल्कुल पहले किया था वैसे ही करेंगे, बस दो ही डिफरेंस है कि बताओ लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी केवल हाफ एम वी स्क्वायर लेते हैं, लेकिन रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा हो तो फिर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसके स्पिन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वो केवल उसके सेंट्रोमास के मोशन पर ही डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना।
अब देखो इस क्वेश्चन को हमने कर तो लिया। हाँ बच्चों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हमने कर तो लिया, लेकिन इसमें एक और जबरदस्ती की चीज देख लेना, तो अच्छे ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन में है ना, इस वाले क्वेश्चन में हमने माना था कि जो बॉल है वो बहुत ही छोटी है, मतलब बॉल की साइज बहुत ही स्मॉल मानी थी, है ना। और बॉल की साइज बहुत ही स्मॉल मानी थी तब तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एमजीआर थी, और ये सारी चीजें वैलिड है, ठीक है। लेकिन है ना, लेकिन कई बार ऐसा किया होता है कि बॉल की जो साइज है उसको भी कंसीडर किया जाता है ना। तो कई बार कुछ क्वेश्चन में बॉल की जो साइज है उसको भी कंसीडर किया जाता है, और अगर बॉल की साइज को भी कंसीडर करें तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो तुम स्मार्ट ही बताओ, है ना, स्मार्ट ही बताओ कि अगर बॉल की साइज को भी अगर कंसीडर करें तो बताओ यहां से यहां तक बॉल के डिक्रीज इन पोटेंशियल देखने थे, तो बताओ कि अगर बॉल की साइज को भी कंसीडर करें तो बताओ यहां से यहां तक बॉल के डिक्रीज इन पोटेंशियल mg एच सेंट्रोमास होगी, जहां एच सेंट्रोमास बॉल का सेंट्रोमास कितना नीचे है वो देखना है। तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि शुरू में बॉल का सेंट्रोमास यहाँ था और बाद में यहाँ आ गया, तो बताओ इस सरफेस की रेडियस कैपिटल आ रहे, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कैपिटल आ रहे हैं, उसमें से ये डिस्टेंस स्मॉल आर चली गई, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, आर माइनस स्मॉल आर। तो ध्यान रखना कि अगर बॉल की साइज को भी अगर कंसीडर करें तो बताओ यहां से यहां तक बॉल का सेंट्रोमास एक्चुअली कितना नीचे आया है, आर माइनस स्मॉल आर। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल जी, है ना, डिक्रीज इन पोटेंशियल जी mg r की जगह mg r माइनस स्मॉल r होगी। तो इस क्वेश्चन में जहां भी हमने कैपिटल R लिखा था वहां r माइनस स्मॉल r आ जाएगा। तो तुम बताओ कि है ना, लोएस्ट पॉइंट पर सेंट्रोमास की वेलोसिटी √2gh ओपन 1 प्लस आई ओपन mr स्क्वायर होती है, लेकिन इसमें भी ढंग से देखें तो h क्या होता है, इसका सेंट्रोमास कितना नीचे आया। तो बॉल की साइज को भी कंसीडर करें तो बॉल का सेंट्रोमास एक्चुअली कितना नीचे है, r की जगह r माइनस स्मॉल r। तो बताओ लोएस्ट पॉइंट पर इसकी जो लीनियर स्पीड का एक्सप्रेशन है उसमें भी एक्चुअली r की जगह r माइनस स्मॉल r आएगा, है ना। तो लीनियर स्पीड के एक्सप्रेशन में भी r की जगह r माइनस स्मॉल r, ओमेगा की भी एक्सप्रेशन में r की जगह r माइनस स्मॉल r आएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि ये बॉल रोलिंग मोशन कर रही है ना, तो तुम खुद बताओ कि अगर ढंग से देखें तो बॉल का सेंट्रोमास एक्चुअली कितने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, आर माइनस स्मॉल आर। ये ध्यान रखना, बॉल की साइज को भी कंसिडर करें तो एक्चुअली बॉल का सेंट्रोमास कितने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, आर माइनस स्मॉल आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले भी फॉर्मूले में आर की जगह आर माइनस स्मॉल आर आएगा, है ना। तो तुम बताओ कि लोएस्ट पॉइंट पर प्रेसिंग फोर्स देखेंगे तो mg प्लस mv स्क्वायर अपन r, तो होता लीनियर स्पीड वाले एक्सप्रेशन में भी r की जगह r माइनस स्मॉल r, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो डिनोमिनेटर है उसमें भी r की जगह r माइनस स्मॉल r, तो r माइनस स्मॉल r से r माइनस स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर अपना 11 mg/5 ही आएगा, मतलब ये जो भी होशियारी की वो फालतू गई। तो ये चीजें भी आनी चाहिए ना। तो देखो बॉल की साइज कंसीडर करनी है या नहीं करनी है उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो तुम खुद बताओ, कि सारे ऑप्शन कैपिटल आर की फॉर्म में हो, जैसे कि √6gr/5, √5gr/4 इस टाइप के हो, सारे ऑप्शन कैपिटल आर की फॉर्म में हो, तो अपने मन में समझ जाएंगे कि बॉल बहुत ही छोटी है, बॉल की साइज नेग्लिजिबल माननी है। लेकिन बताओ अगर सारे ऑप्शन में r माइनस स्मॉल आर हो तो तुरंत समझ जाना कि अब बॉल की साइज भी हमको कंसीडर करनी है। और तुम बताओ किसी किसी एक ऑप्शन में ऐसे लोएस्ट पॉइंट पर सेंट्रोमास की वेलोसिटी निकालनी है, एक ऑप्शन में √6gr/5 और उसके कंपटीशन में दूसरे ऑप्शन में √6gr-r/5 हो, इन दोनों में कंपटीशन हो तो फिर हमको r माइनस स्मॉल r वाला एक्सप्रेशन लिखना होगा, क्योंकि ये ज्यादा एग्जैक्ट है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये मूर्खता भरी चीजें आगे नहीं बताऊंगा। हाँ बच्चों, अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि ग्राउंड की स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एम मास का कोई ऐसा वेज रखा है जिसको अपने सिंपल शब्दों में गाड़ी बोलते हैं, और हमको दे रखा है कि जमीन की सरफेस है ना, हमको दे रखा है कि जमीन और वेज की भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन लेस है। और तुम खुद बताओ कि ये वेज को बिल्कुल
स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है, मतलब इस बार ये जो वेज है वो फिक्स नहीं है बल्कि मूवेबल है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और हमको दे रखा है कि वेज का ये वाला जो पार्ट है वो क्वार्टर सर्कुलर पार्ट है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इस वाले पार्ट की हाइट चलो हमको एच दे रखी है, ठीक है ना। देखो अब ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं कि वेज के इस वाले सरफेस के हाईएस्ट पॉइंट पर हम एम मास और आर रेडियस की किसी छोटी सी सॉलिड स्फेरिकल बॉल को हम छोड़ देते हैं, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और एंगुलर वेलोसिटी भी 0। और इस बार हमको दे रखा है कि बॉल बहुत ही छोटी है, मतलब बॉल की जो रेडियस स्मॉल आर है वो इस ट्रैक की रेडियस कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है ना। बस शुरू में शुरू में वेज की भी वेलोसिटी 0 और बॉल की वेलोसिटी 0। और चलो अब इस सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया, मतलब छोड़ दिया है ना। और साथ में हमको ये भी दे रखा है, हमको ये भी दे रखा है कि सर्कुलर ट्रैक और छोटी सी बॉल के बीच जो सरफेस है वो सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब इस वेज के रिस्पेक्ट में बॉल हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रही है। तो बस अब इसको छोड़ दिया है पूरे, सॉरी, ये तो इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया है। तो कोई कॉमन सेंस से बता सकता है ना, कॉमन सेंस बोल सकता है कि इसको रेस्ट से रिलीज करेंगे तो ये जो बॉल है वो तो परफेक्ट रोलिंग करती हुई पीछे की ओर जाएगी, है ना। तो छोड़ देंगे तो बॉल तो परफेक्ट रोलिंग करती हुई पीछे आएगी। और बताओ बॉल पीछे जाएगी तो एज ए रिएक्शन है वेज आगे की ओर जाएगी। तो बस हमको पूछा है कि बॉल परफेक्ट रोलिंग करते करते इस ब्लॉक से जब जस्ट अलग ही होने वाली हो, उस इंस्टेंट पर वेज और बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना बच्चों। तो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया है, रिलीज करेंगे तो बॉल परफेक्ट रोलिंग करती हुई पीछे जाएगी, तो एज ए रिएक्शन है गाड़ी आगे की ओर जाएगी ना। बस जब बॉल लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, मतलब सरफेस से जस्ट अलग ही होने वाली होगी, तब दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार ये जो वेज है उसको गाड़ी बोल सकते हैं और उस पर रोल कर रही बॉल को पैसेंजर बोल सकते हैं ना। तो बस तुम खुद बताओ कि इस बार भी, है ना, बताओ इस बार भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव करें। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव करें तो पहले हम किसकी वेलोसिटी मानते हैं, गाड़ी की। तो चलो गाड़ी की वेलोसिटी v मान लेते हैं। अब तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि गाड़ी की वेलोसिटी v हो तो उस पे बैठी हुई बॉल की भी वेलोसिटी v तो होगी। कोई अपना पुराना लॉजिक कि गाड़ी की वेलोसिटी v है तो उसमें बैठी हुई बॉल की भी वेलोसिटी v तो होगी, लेकिन साथ में गाड़ी के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर रोल भी कर रही है, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव भी होगी, है ना। और तुम बताओ कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर रोल कर रही है तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर वेलोसिटी ऐसी होगी जिसको ओमेगा बोल देते हैं। और तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ ये बॉल अगर, है ना, ये बॉल अगर फिक्स सरफेस पर परफेक्ट रोलिंग करती तब तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर होती, लेकिन इस बार ये बॉल मूविंग गाड़ी के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रही है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ओमेगा आर नहीं लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर होगा। ये तो पहले मैंने बताया था कि बॉल फिक्स सरफेस पर परफेक्ट रोलिंग करे तब तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर, लेकिन इस बार मूविंग गाड़ी के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रही है इसलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी तो नहीं लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव इक्वल टू ओमेगा जरूर वैलिड होगा। ये तुम बोल सकते हैं कि बॉल की एंगुलर वेलोसिटी तो होगी लेकिन लीनियर वेलोसिटी दो दो होंगी। गाड़ी के ऊपर बैठे से v और गाड़ी के रिस्पेक्ट में रोल कर रही है v रिलेटिव, तो इसकी रिजल्टेंट लीनियर वेलोसिटी v माइनस v रिलेटिव इतनी होगी। बस अगर ढंग से देखें, है ना, तो अगर ढंग से देखें तो इसमें तीन वेरिएबल है, v v रिलेटिव और ओमेगा तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल है तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए। तो बताओ एक इक्वेशन तो मिल गई कि मूविंग गाड़ी के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रही है इसलिए v रिलेटिव इक्वल टू ओमेगा। एक इक्वेशन तो मिल गई। अब हमको दो और इक्वेशन चाहिए और हमको रटा हुआ है ना, कि ये दो इक्वेशन कहाँ से आएंगे, हमको बिल्कुल रटा हुआ है। बताओ एक तो पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे और एक पूरे सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो ये मैंने बहुत पहले ही बताया था सेंट्रोमास वाले, तो बच्चों ठीक है, तो सेंट्रोमास वाले चैप्टर में से क्वेश्चन किए थे, ये तो हमको अच्छे पता है।
उनको अच्छे पता है कि बॉल प्लस वेज दोनों को एक सिस्टम मान लें ना, तो बॉल प्लस वेज दोनों को एक सिस्टम मान लें, तो होता जो भी फोर्स लगेगा वो बॉल और वेज के बीच आपस में लगेगा। बाकी पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है, मतलब पूरे सिस्टम पर कम से कम एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम निश्चित कंजर्व रहेगा। और दूसरा फ्रीली मूव कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो ये चीज है ना, सॉरी, तो ये चीज मैंने सेंट्रोमास वाले चैप्टर में मैंने चमका कर बताई थी ना, तो उनको क्लियरली बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी भी वेज फिक्स हो तब तो केवल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मैंने चमका कर बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में वेज फिक्स हो तब तो ओनली एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाते हैं, लेकिन वेज भी मूवेबल हो तो फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन तो अभी बताया था कि बॉल और वेज दोनों को एक सिस्टम मान ले, तो जो भी फोर्स लगेगा आपस में लगेगा, जो एक साथ लेने को होते भी छुप जाएगा ना, तो बस आपस में ही फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पर, बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है, तो पूरे सिस्टम पर कम से कम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तुम बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता तो नीचे से लग सकता था, लेकिन नीचे सरफेस स्मूथ है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इससे कम से कम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब पूरे सिस्टम के लिए एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम। और चलो गलती से बचने के लिए किसी भी एक डायरेक्शन, जैसे आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पहले पी इनिशियल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम। तो बताओ इनिशियली तो वेज और बॉल दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहे थे, तो इनिशियल मोमेंटम 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। तो तुम बताओ कि फाइनली वेज की वेलोसिटी v आगे की ओर है, तो उसका मोमेंटम m इंटू प्लस v। और बताओ ये जो बॉल है उसकी एक्चुअली दो वेलोसिटीज हैं, गाड़ी के ऊपर बैठी है इससे v, और गाड़ी के रिस्पेक्ट में रोल कर रही है तो v रिलेटिव। तो तब बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, v आगे की ओर है इससे प्लस v, और v रिलेटिव पीछे की ओर है तो माइनस v रिलेटिव। तो फाइनली बॉल का मोमेंटम कितना होगा, m इंटू v आगे की ओर तो प्लस v, और v रिलेटिव पीछे की ओर तो माइनस v रिलेटिव। बस इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करके तुम v रिलेटिव निकाल सकते हो ना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो v रिलेटिव अपने पास कितना आ गया 2v, या उल्टा ही बोल सकते हैं कि v इक्वल टू v रिलेटिव बाई 2। तो पहली इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गई। और बताओ दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम को छोड़ दिया था, इससे दोनों फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई पकड़ करके तो नहीं ले जा रहा ना, बस पूरे सिस्टम को छोड़ दिया था, इससे दोनों फ्रीली मूव कर रहे हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तुम बताओ कि बॉल परफेक्ट रोलिंग कर रही है ना, बताओ बॉल परफेक्ट रोलिंग कर रही है तो उस पर फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन परफेक्ट रोलिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और बेचारा स्टैटिक फ्रिक्शन कोई एनर्जी में लॉस नहीं करता है, तो कंफर्म बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम को छोड़ दिया, फ्रीली मूव कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा कोई चोर या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो दूसरी इक्वेशन पूरे सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, और गधों टाइप से डिटेल में नहीं बहुत शॉर्ट में लगाते हैं। तो तुम बताओ कि गाड़ी तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रही है, बस बॉल नीचे आ रही है, मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और बदले में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बताओ एनर्जी है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इस पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमको पता है कि जो वेज है तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रही है, बस बॉल ही ऐसे नीचे आ रही है, तो तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि यहाँ से यहाँ तक बॉल वर्टिकली कितना नीचे आ रही है, आर, है ना, वही यहाँ से यहाँ तक बॉल वर्टिकली आर जितनी नीचे आ रही है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgr इक्वल टू पूरे सिस्टम की इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgr इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ
ये जो वेज हो तो प्योरली लीनियर मोशन कर रही है, इसकी तो इंक्रीज इन काइनेटिक है जी हाफ एम वी स्क्वायर, और जो बॉल है वो कंबाइन मोशन कर रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन के कारण भी होगी और रोटेशन के कारण भी। लीनियर मोशन के कारण तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सेंट्रोमास का स्क्वायर, जहां वी सेंट्रोमास की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, है तो लीनियर मोशन के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब v माइनस वी रिलेटिव का स्क्वायर, और साथ में रोटेट भी कर रही है तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सेंट्रोमास ओमेगा स्क्वायर, ये लगा दी। इस पे वैल्यू भी रख सकते हैं। आई सेंट्रोमास तो बताओ, बहुत छोटी सी सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, इससे आई सेंट्रोमास 2/5 mr स्क्वायर, और बताओ ये मूविंग गाड़ी के ऊपर परफेक्ट रोलिंग करी तो v रिलेटिव इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, v रिलेटिव ओपन r, तो ओमेगा स्क्वायर को इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस अगर ढंग से देखो, ठीक है, तो अगर ढंग से देखो तो इसमें v रिलेटिव और ओमेगा 3 वेरिएबल थे, 3 इक्वेशन चाहिए थी, तो 2 इक्वेशन तो आ गई। तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, मूविंग गाड़ी के ऊपर परफेक्ट रोलिंग करी तो v रिलेटिव इक्वल टू ओमेगा आर से आएगी। बस 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखना कि कहने को 3 इक्वेशन है, बाकी एक्चुअली तो 2 ही है। बताओ, ये ओमेगा को v रिलेटिव ओपन r लिख देंगे ना, तो इफेक्टिवली 2 इक्वेशन है, बस इधर से v की वैल्यू निकालेंगे और इधर रख देंगे, बस। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ये तो कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट, है ना, कैलकुलेशन कर लेना, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ, जगह की कमी है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास v मतलब वेज की वेलोसिटी तो आ जाएगी √5 gr/9 इतनी आएगी। उसके बाद बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी 2v थी ना, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी 2v थी, तो उसका डबल होगी, तो कितनी हो जाएगी 2√5 gr/9 होगी। और ओमेगा तो सिंपली v रिलेटिव ओपन r, तो 1/r इंटू v रिलेटिव 2√5 gr/9, तो इस तरह से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन में जो मेन पार्ट पूछा था वो हमने कर लिया, तो बच्चों इसका मेन पार्ट कर लिया। एक और छोटी चीज पूछी जाती है कि इस लोएस्ट पॉइंट पर बॉल के कारण सरफेस पर लगने वाला प्रेसिंग फोर्स देखना है, वो तो हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके थे ना। हमको पता है कि बॉल की रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे तो, ये तो सुंदर चित्र को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, तो यही बना देता हूँ, ठीक है, कि लोएस्ट पॉइंट पर बॉल के कारण सरफेस पर प्रेसिंग फोर्स देखना है। बताओ, बॉल की रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट पर बॉल पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे, एक तो mg, और बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो स्पिन पर नहीं, सेंट्रोमास के मोशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो बस स्पिन कितना भी हो, इस पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो mv² / r होगा। लेकिन ये भी बताया था कि बताओ बॉल की एक्चुअली दो वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये भी चीज सेंट्रोमास वाले टाइम में बताई थी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें गाड़ी भी मूव कर रही हो और बॉल भी मूव कर रही हो, तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बॉल की रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। तो सेंट्रोमास mv²/r तो होगा, लेकिन v बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। दोनों दबाएंगे तो लोएस्ट पॉइंट पर बॉल के कारण सरफेस पर प्रेसिंग फोर्स mg प्लस mv रिलेटिव स्क्वायर/r, जहां v रिलेटिव स्क्वायर तुम क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 5 gr/9। इसको सॉल्व करके प्रेसिंग फोर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, है ना, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट इसको देख लेना। तुम बताओ कि जब बॉल सरफेस से जस्ट अलग ही होने वाली होगी तो इसकी लीनियर वेलोसिटी दो होंगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी ना। तो बताओ अब ये जो बॉल है वो सरफेस से अलग हो जाएगी, और जहां अलग हो रही है उसकी जमीन से हाइट h है ना। तो बताओ अब ये बॉल सरफेस से अलग हो जाएगी, और हमको फीलिंग से बताया कि बताओ अलग होने के बाद ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि अलग होने के बाद बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। तो तुम बताओ कि जो बॉल अलग हो जाएगी उसके बाद ये गाड़ी भी मूव करेगी, बॉल भी मूव करेगी, है ना। तो बस अब हमको पूछा है कि अ, अलग होने के बाद बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, तो हमको पूछा है कि बॉल जब जमीन पर गिरेगी तो गाड़ी से कितना दूर गिरेगी, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में कितना दूर गिरेगी वो देखना है।
है ना? तो तुम बताओ कि गाड़ी भी मूव करी और बॉल भी मूव करी, तो बॉल गाड़ी से कितना दूर गिरेगी, मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में कितना दूर गिरेगी वो देखना है, मतलब इनडायरेक्टली हमको रिलेटिव रेंज निकालनी है। तो तुम खुद बताओ कि लकीली इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो टावर से फेंके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सिमिलर है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी v√2h/g, लेकिन एक्चुअली गाड़ी और बॉल दोनों मूव कर रहे हैं और हमको रिलेटिव रेंज निकालनी है, तो रिलेटिव रेंज v की जगह क्या आ जाएगा, v रिलेटिव √2h/g आएगा, है ना? तो बस इसकी रिलेटिव रेंज v रिलेटिव √2h/g, v रिलेटिव की वैल्यू उधर से निकाल चुके हैं, तो v रिलेटिव की वैल्यू ये रख देना इंटू √2h/g, तो ये गाड़ी से या गाड़ी के रिस्पेक्ट में कितना दूर गिरेगी वो हमारे पास आ जाएगा। एक और चीज बताओ कि बता, जैसे ही बॉल गाड़ी से अलग हो गई, है ना, तुम बताओ, सॉरी, तुमको बताओ कि जैसे ही बॉल गाड़ी से अलग हो गई, उसके बाद तो बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी, तो उसके बाद तो इस पर एक्चुअल फोर्स केवल mg नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन g नीचे, तो तुम बताओ कि अलग होने के बाद बॉल पर ग्रेविटेशन फोर्स केवल mg नीचे की ओर लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो अलग होने के बाद बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, अलग होने के बाद गाड़ी की भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और बॉल का स्पिन भी चेंज नहीं होगा। तुम बताओ कि अलग होने के बाद रियल फोर्स केवल mg लगेगा, जो बॉल के सेंट्रो मास से पास होगा, तो सेंट्रो मास के अबाउट mg का टॉर्क 0 होगा ना, टॉर्क 0 होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगी, तो ये ध्यान रखना कि जब बॉल गाड़ी से अलग हो जाएगी, उसके बाद गाड़ी की भी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगी और स्पिन भी चेंज नहीं करेगा, बस इस mg के कारण केवल इसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी और गाड़ी के रिस्पेक्ट में कितना दूर गिरेगी, v रिलेटिव √2h/g, जहां v रिलेटिव तो बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी ये वाली इंटू √2h/g इतना आ गया। तो ये है ना, रोलिंग मोशन में वर्क और एनर्जी पे बेस्ड हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब कहीं से भी आ गया तुम इजीली इसको कर सकते हो।